हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कैपेसिटर, जिसे हिंदी में कहते हैं संधारित्र। आइए हम पहले सीखते हैं संधारित्र क्या होता है। कैपेसिटर हम अपने दैनिक जीवन में सुनते हैं और उससे भी ज़्यादा सुनते हैं कंडेंसर। कंडेंसर ही कैपेसिटर का एक रूप है। कैपेसिटर एक डिवाइस है और कंडेंसर उसकी प्रॉपर्टी है। कंडेंसर उसकी क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी है। और कैपेसिटर क्या है? वो डिवाइस है। पंखे के ऊपर लगा हुआ सिलेंडर जैसा हम देखते हैं, छोटा सा लगता है, तो उसी को हम कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। और टुल्लू चलाते हैं, टुल्लू में भी लगा रहता है और ढेर सारी डिवाइस में हमको देखने को मिलता है। तो वो क्यों लगा रहता है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। उसको जानने के पहले हम आपको बता दें कि हम रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं आर, ये हम पढ़ चुके हैं। यह क्या है? प्रतिरोध है, धारा रोकने का काम करता है। और इलेक्ट्रिसिटी में इसको हम पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम वही रेजिस्टेंस सी के फॉर्म में पढ़ेंगे, वही रेजिस्टेंस सी के फॉर्म में पढ़ेंगे जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और जब हम मैग्नेट पढ़ेंगे, चुंबक पढ़ेंगे, तो वही रेजिस्टेंस जो है हम एल के फॉर्म में पढ़ेंगे, इंडक्टेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो जिसे प्रेरकत्व कहते हैं। तो प्रतिरोध तीन प्रकार के हम पढ़ेंगे, प्रतिरोध और धारिता और प्रेरकत्व, तीन फॉर्म में इसको हम पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तीनों प्रतिरोध जो है फिजिक्स में हमको पढ़ने को मिलता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो सी है वह एक क्या है? प्रतिरोध का काम करता है। कैसा प्रतिरोध का काम करता है? क्या ज़रूरत है इसकी? हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है वो अधिकतम 30 एम्पीयर होता है। कितना होता है? 30 एम्पीयर होता है। और जब किसी पंखे को स्टार्ट करना होता है, जब किसी कूलर को स्टार्ट करना होता है, जब किसी टुल्लू को स्टार्ट करना होता है, किसी मोटर को स्टार्ट करना होता है, तो कम से कम उसको 25 से 50 एम्पीयर की विद्युत धारा चाहिए। 25 से 50 एम्पीयर की धारा चाहिए। अब आपके मन में आता होगा कि सर, जब घरों में लाइन 30 एम्पीयर अधिकतम आती है तो ये 50 एम्पीयर हम कहाँ से देंगे? इसीलिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि क्या करता है कि आवेश को बचा कर रखता है, आवेश को संरक्षित करता है। और जैसे ही पंखे को स्टार्ट करना होता है, तुरंत वो अपने अंदर एम्पीयर अधिक आवेश संरक्षित रखता है और तुरंत उसको दे देता है। अब पंखा स्टार्ट हो जाता है, मोटर स्टार्ट हो जाता है। जैसे कैमरे की फ्लैश लाइट है, कैमरे की फ्लैश लाइट, उसमें छोटी छोटी बैटरियां लगी होती हैं, 1.5 एम्पीयर लिखा होता है। अब उस फ्लैश को जलने के लिए 25 एम्पीयर चाहिए। तो क्या करता है? केमिकल एनर्जी जो स्टोर है कहाँ? बैटरी में, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए उसमें कंडेंसर लगे होते हैं। और कंडेंसर क्या करते हैं? चार्ज जो है संचित किए रहते हैं और अचानक जो है जब उनको स्टार्ट करना होता है, अचानक सप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि फ्लैश लाइट जल जाती है। तो कंडेंसर का भी यही काम है पंखे में कि वो क्या करता है कि डिवाइस को, चाहे वो पंखा हो, मोटर हो, अचानक क्या करता है? स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो जो है अपने आप में चार्ज संचित रखता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र का नाम देते हैं, कैपेसिटर देते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, ऐसा डिवाइस है, ऐसा सिस्टम है जिसका आकार बिना बदले आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। उसका आवेश नहीं चेंज किया जाएगा, उसका जो है आकार नहीं चेंज किया जाएगा, बल्कि आवेश की मात्रा बढ़ाई और घटाई जा सकती है। तो बच्चों, कहने का मतलब यह है कि इट इज स्टोर केमिकल एनर्जी एंड सप्लाई एट वंस। यह केमिकल एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है
और जैसे ही पंखे को स्टार्ट करना होता है तुरंत दे देता है, स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कूलर को स्टार्ट करना होता है वो हाई एम्पियर बना कर दे देता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसका काम यही है कैपेसिटर का कि चार्ज को संचित करना, और चार्ज को संचित करके डिवाइस को पर्याप्त मात्रा देना स्टार्ट करने के लिए। और जैसे ही स्टार्ट हो जाता है वो आसानी से चलने लगता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी फ्रिक्शन वाली वस्तु है, टेबल पर मेज रखी है या कोई लकड़ी है, उसको हम पहली बार खींचने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब चलने लगती है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। उसी प्रकार से डिवाइस को स्टार्ट होने में ज़्यादा एम्पियर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब डिवाइस चलने लगता है तो उसको उतने एम्पियर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सीलिंग फैन को स्टार्ट होने में 25 से 30 एम्पियर लगते हैं, 25 से 50 एम्पियर के बीच लगता है, लेकिन जब वो चलने लगता है तो केवल उसको 5 एम्पियर चाहिए। तो डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए जिस रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस कहते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। आइए बच्चों अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है, और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। बहुत मतलब मिस तो होता ही नहीं है। तो आइए चलते हैं इस विषय पर बात करते हैं, समांतर पट संधारित्र की धारिता। समांतर पट संधारित्र की धारिता। समांतर पट संधारित्र की धारिता क्या है? असल बात एक कैपेसिटर के आकार की बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर के अंदर की बनावट की बात कर रहे हैं। कभी कभी पंखे कंडेंसर जो ख़राब हो जाता है तो आप लोग उसको क्या करते हैं, तोड़कर उसको अंदर का भाग देखना चाहते हैं, तो वो बात मैं इधर दिखाना चाहता। तो उसकी संरचना कैसी है उसके बारे में समांतर पट संधारित्र की धारिता। इसमें क्या है कि ऐसे इस प्रकार से ये देखो ऐसे प्लेट जैसी बनी होती है। यहाँ पर मान लीजिए ये प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, दो प्रकार की प्लेट है। इस पर प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही बना दिया, आपको समझाने के लिए प्लेट बना दिया। और प्लेट का जो क्षेत्रफल है, ये जो बनाया था मैं प्लेट का क्षेत्रफल, वो ए है। तो यहाँ लिख देंगे कि माना कोई समांतर पट संधारित्र जिसकी मोटाई डी है, जिसके प्लेटों के बीच की दूरी डी है, जिसके प्लेटों के बीच की दूरी डी है। देखिए इन संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो ए है। क्योंकि इसमें कंडीशन होता है कि प्लस वाले प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा वही माइनस वाले प्लेट का क्षेत्रफल होना चाहिए। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, तथा दोनों प्लेटों के बीच एक टी मोटाई का परावैद्युतांक के रखा हुआ है। बच्चों टी मोटाई का परावैद्युतांक के रखा हुआ है, लेकिन अब देखिए टी मोटाई का जब परावैद्युतांक रखा है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो ये जो स्थान है देखिए जहाँ मैं स्पर्श कर रहा हूँ वहाँ से, यहाँ एयर है, हवा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि वायु में, अब देखिए वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लिए वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं E1 मान ले रहा हूँ और परावैद्युतांक में E2 मान ले रहा हूँ।
तो E1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट। सिग्मा क्या है? सिग्मा आवेश का जो है सिग्मा कह लीजिए कि प्लेटों के क्षेत्रफल का पृष्ठीय घनत्व है। प्लेटों के क्षेत्रफल का पृष्ठीय घनत्व है। जैसे डेंसिटी हम रो से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा से भी डेंसिटी को डिनोट करते हैं। तो सिग्मा क्या है? सिग्मा जो है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कह लीजिए, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कह लीजिए, या तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्लेटों के बीच का पृष्ठ घनत्व। प्लेटों के पृष्ठ का घनत्व है, जिसे हम सिग्मा के नाम से जानते हैं। और सिग्मा का जो मान होता है Q/A होता है, अर्थात चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, अगर एरिया को मैं 1 मान लूँ तो सिग्मा के बराबर हो जाएगा, तो इसे कहेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। एकांक क्षेत्रफल का आवेश ही क्या है? पृष्ठ घनत्व होता है, प्लेटों के बीच का पृष्ठ घनत्व। तो E1 मान लिया वायु के बीच में, क्योंकि मैं वायु के बीच में बात कर रहा हूँ। वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू सिग्मा अपान एप्साइलन 0। एप्साइलन क्या है? परमिटिविटी है, परावैद्युतांक है, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलता। तो ये देखिए E1 इक्वल टू सिग्मा अपान एप्साइलन 0, या इसको हम लिख सकते हैं या E1 इक्वल टू सिग्मा का मान रख दीजिए Q/A, तो हो जाएगा Q/A एप्साइलन 0। ये E1 का मान हो गया। E1 इक्वल टू हो गया Q/A एप्साइलन 0, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, या इक्वेशन न मानिए, ऐसे ही रहने दीजिए इसको। तथा E2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? E2 इक्वल टू किसके लिए? परावैद्युतांक के लिए, परावैद्युतांक के लिए Q/A एप्साइलन 0 K हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q/A एप्साइलन 0 K। वायु के लिए K का मान 1 होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 रखा, या और यहाँ पर उसका T मोटाई वाला जो परावैद्युतांक है K है, तो वहाँ K रखा है। अब देखिए, परंतु E बराबर जो होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V/D। V/D, D क्या है? दूरी है। विद्युत विभव और उसके बीच की दूरी के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E/D हो जाएगा। परंतु विभव V बराबर होता है E/D। क्या होता है बच्चों? E/D। तब V1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 बराबर होगा E1D1। चलिए, E1 का मान क्या है? E1 का मान लिखते हैं Q/A एप्साइलन 0 नॉट। और D मतलब क्या है? D मतलब है कि वायु के बीच की दूरी। यहाँ वायु है, यहाँ वायु है, यहाँ T है, तो D दूरी तो पूरा प्लेट है, और इसको परावैद्युतांक T घटा दीजिए तो वायु की दूरी बच जाएगी। तो D माइनस T, यहाँ लिखेंगे D माइनस T प्लस, इसके बाद ये E1 D1 का मान आ गया। तो विच इज एम्प्लाइज, तो V1 बराबर आ गया बच्चों Q D माइनस D अपान A एप्साइलन 0। तथा इसी प्रकार से V2 का मान निकाल लें। तथा V2 बराबर क्या हो जाएगा? E2 D2। E2 का मान क्या है? E2 का मान यहाँ है Q/A एप्साइलन 0 K। और D2 मतलब ये दूरी, परावैद्युतांक के बीच की मोटाई, मतलब कि T, या विच इज एम्प्लाइज V2 बराबर हो गया बच्चों QT/A एप्साइलन 0 K। माना, अब देखिए, माना कुल विभव V है, मैंने मान लिया कुल विभव क्या है? V है। तब V बराबर V1 प्लस V2 से, V1 प्लस V2 से, दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। आइए चलते हैं आगे। V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू V1 का मान क्या है? V1 का मान है
क्यू डी माइनस टी अपान ए एप्सिलॉन जीरो प्लस V2 का मान क्या है, क्यू टी अपान ए एप्सिलॉन जीरो के। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों जगह कॉमन क्या है, क्यू अपान ए एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपान ए एप्सिलॉन जीरो, दोनों जगह कॉमन है। तो यहाँ हम आगे लिख रहे हैं, इस बात को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर V इक्वल टू हो जाएगा, कॉमन ले लें, क्यू अपान ए एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट कहिए, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बचा क्या बच्चों, ये बचा डी माइनस टी प्लस यहाँ क्या बचा, टी अपान के। ये जो है विभव का मान आ गया, दोनों प्लेटों के बीच विभव का मान हमको प्राप्त हो गया कि V इक्वल टू ए क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस के टी अपान के। अब हमको निकालना ये है कि धारिता, हमको गणना क्या करना है, समांतर पट संधारित्र की धारिता गणना करना है, विभव की गणना नहीं करना है। लेकिन हम जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V। जब तक V नहीं आएगा, Q नहीं आएगा, तब तक C नहीं आएगा। तो बिल्कुल हमारे सामने V मालूम हो गया है और इस पर जो आवेश है हम Q मान चुके हैं। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं धारिता को। देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि धारिता C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q अपान V। तो इस V की वैल्यू यहाँ हम पुटअप करते हैं, विच इज एम्प्लाइज C इक्वल टू हो जाएगा V अपान, ये देखिए क्या है, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब देखिए Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, विच इज एम्प्लाइज C इक्वल टू हो जाएगा यहाँ देखिए D माइनस टी प्लस टी बाई के, और जो एप्सिलॉन ए नीचे है वो ऊपर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। तो C की जो धारिता आ गई हमारे सामने, ये आ गई कि C इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यह पूरे कैपेसिटर की जो है कैपेसिटेंस आ गई। अब देखिए, अब कुछ कंडीशंस हैं, कुछ नोट पॉइंट हैं। पहला नोट पॉइंट ये है कि अगर प्लेटों के बीच टी मोटाई का जो परावैद्युतांक रखा है वह न हो, यदि परावैद्युतांक न हो, यदि प्लेटों के बीच पूरी तरह से परावैद्युतांक हो, पहले मान ले रहे हैं पूरी तरह से भरा हो, इसके बाद न हो, उसको मानेंगे पूरी तरह से परावैद्युतांक, अर्थात T बराबर D, परावैद्युतांक क्या है, पूरा भरा हुआ है। तो आइए देखते हैं, तब C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस डी प्लस T के जगह भी D लिखिए, D बाई के। ये जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विच इज एम्प्लाइज C इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई D बाई के ऊपर कर दीजिए, तो C का मान आ गया ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। कब, यदि प्लेटों के बीच पूरी तरह से परावैद्युतांक भरा हो। ठीक है। दूसरा कंडीशन, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक ना हो, परावैद्युतांक न हो, अर्थात T बराबर जीरो। अगर परावैद्युतांक की जो प्लेट है वो क्या हो, जीरो हो, तब क्या हो जाएगा बच्चों, इसी फार्मूले से C इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस जीरो
और प्लस 0/k। तो विच इज एम्प्लाइज C इक्वल टू हो जाएगा A एप्साइलन नॉट बटे D। अच्छा, T इक्वल टू 0 है तो यहाँ C0 भी आप लगा सकते हैं, C0 जिसे कहेंगे। और अगर मैं इक्वेशन इसे 1 मान लूँ और इससे इक्वेशन 2 मान लूँ, ठीक है, तो फ्रॉम इससे एक नया फार्मूला बन सकता है जिसमें न्यूमेरिकल आता है समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, वो दूसरी बात है, दूसरी बात 2 से क्या मतलब कि 2 में 1 का भाग दे दीजिए, तो C0/C इक्वल टू हो जाएगा A एप्साइलन 0 D बाई C की वैल्यू लिखिए A एप्साइलन नॉट K बाई D। C0/C इक्वल टू हो जाएगा A एप्साइलन नॉट बाई D इंटू D बाई A एप्साइलन नॉट K। देखिए D से कैंसिल हो गया, एप्साइलन से एप्साइलन कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो C0/C इक्वल टू क्या बचा बच्चों, 1/K बचा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो C इक्वल टू हो गया C0K। यह एक नया फार्मूला हमको प्राप्त हो गया कि जब परावैद्युतांक पूरी तरह से भरा हो और जब परावैद्युतांक ना हो, तब दोनों स्थिति में अगर धारिता का मान दिया हो, K का मान दिया हो, तीनों में से किसी 2 को दिया हो, तो तीसरे को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आइए बच्चों नोट नंबर 3 पढ़ते हैं। नोट नंबर 3 ये है कि यदि भिन्न भिन्न परावैद्युतांक भरे हों, यदि भिन्न भिन्न परावैद्युतांक भरे गए हों, अगर भिन्न भिन्न परावैद्युतांक भरे गए हैं तब के लिए जो है धारिता का जो सूत्र होगा इस प्रकार से होगा C इक्वल टू एप्साइलन नॉट अपान D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट ना लगाकर यहाँ लगा दें, क्योंकि जब यह माइनस अंदर जाएगा तो सब माइनस हो जाएगा, प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस डॉट 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 Tn/Kn। यह फार्मूला होता है भिन्न भिन्न परावैद्युतांक जब भरे गए हों। अगर प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न परावैद्युतांक भरे गए हों कैपेसिटर में, तो इस प्रकार का फार्मूला होता है। अर्थात जो ये T मोटाई का है, इसके बीच में और कोई हो, पट्टी जैसा और कोई हो, तो भिन्न भिन्न ढेर सारे यन भरे हों, तो उसके लिए जो है यह जनरल फार्मूला होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बच्चों नोट नंबर 4 में यदि चालक में यदि प्लेटों के बीच चालक पदार्थ रखा गया हो, यदि प्लेटों के बीच चालक पदार्थ रखा गया हो, यदि प्लेटों के बीच क्या रखा गया हो बच्चों, चालक पदार्थ रखा गया हो, कंडक्टर रखा गया हो, तो कंडक्टर के लिए जो K का मान होता है, अर्थात K इक्वल टू इनफाइनाइट, K का मान जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब आप कहेंगे सर K का मान परावैद्युतांक इनफाइनाइट, प्लेट के बीच की दूरी तो बहुत नज़दीक है, आप कैसे समझेंगे इनफाइनाइट कैसे है? तो इनफाइनाइट कंसीडर किया जाता है। जैसे मेरे लिए बोर्ड क्या है, ये बोर्ड मेरे लिए बहुत छोटा है, मैं देख रहा हूँ हाँ मेरा हाथ पहुँच जा रहा है, छोटा है, लेकिन अगर आप कल्पना करिए कि एक छोटी सी चींटी हो, यहाँ पर चींटी कोई बैठी है, वो बोर्ड वहाँ कोने पर देखे, तो उसके लिए तो इनफाइनाइट है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक छोटे पॉइंट के लिए ये प्लेटें क्या हैं, बड़ी हैं, इनफाइनाइट प्लेटें हैं, तो इसके लिए जो है जो इनफाइनाइट कंसीडर किया जाता है वह छोटे से बड़े की तुलना की जाती है। ऐसा नहीं है कि प्लेट इनफाइनाइट पर नहीं है। तो यहाँ पर K इक्वल टू इनफाइनाइट लिखेंगे इस फार्मूले में, विच इज एम्प्लाइज C इक्वल टू हो जाएगा A एप्साइलन नॉट अपान D माइनस T प्लस T अपान इनफाइनाइट,
और हम जानते हैं कि इनफाइनाइट इजकल टू 1/0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो विच इज एम्प्लाइज सी इजकल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। ये हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा कैपेसिटर का धारिता, कैपेसिटेंस, एबिलिटी, कह लीजिए कि क्वालिटी, ये हमको प्राप्त हो गया तब जब प्लेटों के बीच में क्या हो, कंडक्टर रखा गया हो। तो प्लेटों के बीच में क्या रखा गया है यह क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, या ये प्रूविंग आपके सामने आएगी प्रूव करने के लिए। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, कॉपी पेन लेकर कई बार बैठकर रिवाइज कर लेना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने आपको बताया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए बच्चों, आइए अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है गोलीय संधारित्र की धारिता। अभी हम समांतर पट संधारित्र की धारिता पढ़ रहे थे, मतलब कि वह जिसका आकार समांतर जैसा था, लेकिन अब हम स्फेरिकल पढ़ेंगे। गोली संधारित्र की धारिता क्या होती है उसको पढ़ेंगे। बच्चों, गोली संधारित्र की धारिता के लिए हम जानते हैं कंसेंट्रिक सर्किल, संकेंद्रीय वृत्त, जिसका केंद्र एक ही हो और सर्किल कई हो। उसी प्रकार से एक गोली चालक लिया गया है जिस पे क्रमशः इस प्रकार से प्लस और माइनस आवेश रखा गया है। छोटे गोले की त्रिज्या छोटा गोला जिसकी त्रिज्या ए है उस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, तथा बड़े गोले की त्रिज्या बी, बड़े गोले जिसकी त्रिज्या बी है उस पर चार्ज क्या है, माइनस क्यू है। क्योंकि हम जानते हैं, यही बात मैं लिखा हूँ कि माना एक गोली संधारित्र जिसके छोटे तथा बड़े गोले की त्रिज्याएं क्रमशः ए तथा बी है, संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्यू है। बच्चों, हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है, हम पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो क्या होता है, v इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये बिंदु आवेश के कारण विभव है, इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। तो अगर इस पॉइंट पर हम बात करें, इस पॉइंट पर, पॉइंट ओ पर बात करें, यहाँ पर विभव हम जानना चाहते हैं, वोल्टेज जानना चाहते हैं, तो इस बिंदु पर विभव किसके कारण, ए त्रिज्या के कारण, फिर इस बिंदु पर विभव बी त्रिज्या के कारण। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि छोटे गोले के लिए, छोटे गोले के लिए, छोटे गोले के लिए विभव, छोटे गोले के लिए विभव क्या होगा, V1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/A। क्योंकि छोटे गोले के लिए प्लस आवेश है इसलिए यहाँ माइनस नहीं लिखा, और यहाँ मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तथा बड़े गोले के लिए, बड़े गोले के लिए विभव, बड़े गोले के लिए विभव V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू -Q/B। इसके लिए क्या हो गया, -Q हो गया। और त्रिज्या क्या है, दूरी क्या है, B है। माना कुल विभव V है, माना कुल विभव V है, मैंने मान लिया क्या है, कुल विभव क्या है बच्चों, V है। तब V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो V इक्वल टू V1 का मान क्या है, V1 का मान 1/4πε0 इंटू Q/A प्लस V2 का मान क्या है, 1/4πε0 इंटू -Q/B। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, इन दोनों में कॉमन है 1/4πε0। देखिए कॉमन है, क्यू भी कॉमन है तो क्यू भी आप ले सकते हैं। अपान क्या बचा, यहाँ 1/A बचा, माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 1/B बचा। एलसीएम ले लीजिए, AB, एलसीएम क्या है बच्चों, AB। तो AB जब एलसीएम आप लेंगे तो क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो B - A हो जाएगा। तो विच इज एम्प्लाइज, यहाँ V इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0 इंटू B - A/A
AB, ये किसका मान आ गया? विभव का मान आ गया। लेकिन निकालना क्या है बच्चों? हमको धारिता निकालनी है। विभव का मान आ गया। तो आइए चलते हैं, धारिता निकालने हैं देते हैं। यहाँ निकाल देता हूँ, यहाँ जगह है, यहाँ निकाल देता हूँ। चूँकि C इक्वल टू होता है Q/V, अब V का मान रखते हैं, इक्वल टू Q/V का मान। V का मान क्या है? Q/4πε0 इंटू B माइनस A/AB। Q से Q क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जो नीचे वाला पोर्शन है ऊपर हो जाएगा। तो C इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 इंटू जो AB/, हो जाएगा B माइनस A। यही हमको प्रूव करना था। ये गोली संधारित्र की धारिता का फार्मूला हमारे सामने आ गया। बच्चों हमको आप ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे वीडियो बनाने का जो मनोबल है वो बिल्कुल अच्छा हो और मैं आपको अच्छा से अच्छा ट्रिक दे सकूं। थैंक यू।